तो हाय प्यारे मित्रों, हाय प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आप सबों को बीएन कौशल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ दोस्तों। ठीक है ना। तो जो अभी जो सेशन चल रहा था केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर 3 का क्लास 10th का जो है चैप्टर चल रहा था, तो उसमें मैं बात करने वाला हूँ। हाँ, अभी तक हमने पढ़ा धातु और अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने पढ़ा, राइट बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में, यानी धातु और अधातु के क्या रासायनिक गुण होते हैं। हाँ, इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं, है ना, क्या क्या गुण होते हैं धातु के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है बच्चों? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड का निर्माण करती है, ऑक्साइड बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखो, धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। इनकी क्रियाशीलता धातु के प्रकृति पर निर्भर करती है। ये कितना रिएक्टिव है, कितना तेज़ी से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, ये धातु के प्रकृति पे निर्भर करता है। किस तरह के धातु हैं इस पर डिपेंड करता है, ये बात आप जानते हैं। जैसे कि क्रियाशील धातु की अभिक्रिया जो काफ़ी रिएक्टिव होता है धातु, हाँ, उसकी ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया होती है? वो तेज़ी से होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, तो जब आप उसको खुला में छोड़ दोगे, हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन से तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके खुद जलने लगता है। ठीक है ना। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो कुछ अभिक्रिया देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, सोडियम ऑक्साइड, है ना, पोटेशियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का निर्माण करता है ना। इसे केरोसिन तेल में डुबा कर, मैंने बोल दिया। दूसरा देखो, कम क्रियाशील, यानी कि जो अत्यधिक क्रियाशील है उसे थोड़ा कम क्रियाशील धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कैसे होती है, तो इसकी बात है। कम क्रियाशील धातु मैग्नीशियम और जिंक की बात करते हैं। क्या तो प्यारे बच्चों, तो कम क्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम और जिंक की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, अपने आप अभिक्रिया नहीं करता है ना ऑक्सीजन से। तो कैसे करता है? तो थोड़ा गर्म करने पर, जैसे ही गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर डालता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना, तो क्या बनाता है? ये भी ऑक्साइड बनाता है। जिंक देखो, ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन क्या मिलकर बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनता है, थोड़ा गर्म करने पर। ठीक है ना। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे अत्यंत क्रियाशील धातु, है ना, अत्यंत क्रियाशील धातु। कॉपर को ऑक्सीजन में लंबे समय तक गर्म करने पर यह धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कॉपर है, तांबा है, तांबा को ऑक्सीजन में क्विकली अगर गर्म करेंगे और कहेंगे कि ये इसमें अभिक्रिया हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए या एक्सचेंजिंग हो जाए, नहीं होता है। तो क्या बहुत देर, तो काफ़ी लंबे समय तक आप धीरे धीरे गर्म करेंगे, है ना, और ऑक्सीजन में, तब ये क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बनाता है। इसीलिए तांबा का बर्तन पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता है, आज भी यूज़ करते हैं हम लोग अपने घरों में, है ना। तो कॉपर जिंक से, इसका क्या मतलब है? कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। ठीक है ना। दूसरी तरफ बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते। कुछ भी कर लो, काफ़ी उसको टेम्परेचर काफ़ी गर्म करो, काफ़ी टेम्परेचर दो, लेकिन ये गर्म नहीं करता है। ये क्या होता है? संयोग नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर। तो अगर हम देख लेते हैं कि भाई सबसे क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर, गोल्ड। तो 5 की बात करते हैं। तो धातु ऑक्साइड की भस्मिता बेसिसिटी होता है ना, कितना बेसिक है। तो धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते, क्या होते हैं? भस्मीय होते हैं ऑक्साइड। ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, अल्कली का निर्माण करते हैं। यानी अल्कली कब बोलेंगे? जब भस्म को, बेस को हम जल में घोल देंगे, है ना, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अल्कली कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है ना। क्षार ऐसे नहीं बोलेंगे, भस्म ही बोलेंगे। लेकिन भस्म कब क्षार बनेगा? जब जल के साथ उसको मिला देंगे तो उसको क्षार कहेंगे, राइट। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस जल, है ना। तो सोडियम ऑक्साइड को क्या किए? हम जल में मिलाए तो क्या बना? क्षार बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये क्षार बन गया। कुछ धातु ना नहीं किताब था, चलो। कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण वाले होते हैं। ये अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल तथा भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं। इन्हें उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या एम्फोटेरिक कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और ये भस्म से भी अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ये अम्ल एसिड से भी HCl से भी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड लवण बनाता है और जल बनाता है। और जिंक ऑक्साइड ये देखो क्षार से भी अभिक्रिया करके, भस्म से भी अभिक्रिया करके, है ना, सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। Na2ZNO2 है ना, सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और जल बनाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों दूसरा देखते हैं जल से अभिक्रिया, है ना। तो जल से अभिक्रिया में क्या करना है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि धातु की जल से अभिक्रिया भी उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है कि नहीं, धातु की क्रियाशीलता पर भी डिपेंड करता है। धातु की जल से अभिक्रिया भी उनकी क्रियाशीलता पे, रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, धातु की रिएक्टिविटी पे, है ना। जो धातु ज़्यादा रिएक्टिव, जितना रिएक्टिव वो जल से उतना ही रिएक्टिव करता है, लेकिन ठंडे जल से। जैसे कि देखो सोडियम है, पोटासियम, कैल्शियम है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, किसे, ठंडा जल से। ये सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम मुक्त कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे देखो सोडियम क्या करता है, सोडियम को अगर ठंडे जल से मिलाओगे, है ना, या नदी वगैरह ठंडे नदी फेंकोगे तो तुरंत रिएक्शन करेगा, तुरंत करेगा और इतना तेजी से करेगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और काफ़ी विस्फोट के रूप में होता है, तो सोच समझ करना चाहिए, है ना। उसी तरह पोटासियम H2O जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं बच्चों कि मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर मैग्नीशियम को ठंडा जल में डाल दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट लेकिन जैसे ही गर्म जल में मैग्नीशियम को डालोगे तो क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, मुक्त करेगा। ठीक है ना। तो Mg को, है ना, गर्म जल के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है ना। ये दूसरी तरफ एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं, अन्य ठंडा में डाल दो, गर्म में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसको भाप, वाष्प, वेपर में डालोगे तो रिएक्शन होता है और धातु का ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। देखो, एक तो ठंडा जल में, एक है कि गर्म जल में, एक है कि ठंडा गर्म कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही भाप के साथ, वेपर के साथ, वाष्प के साथ अगर अभिक्रिया डालोगे तो ये अभिक्रिया करता है, ऑक्साइड बनाता है। तो एल्युमिनियम जल गैस का वेपर के रूप में जल, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है सॉलिड फॉर्म में, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उस तरह से फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो ये था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहले बच्चों अब देखते हैं लेड, बेबी जिसको बोलते हैं, शीशा, लेड, है ना, कॉपर और ये सिल्वर और गोल्ड किसी दशा में जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका हम देख लेते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Pb, Cu, Ag, ये जल से अभिक्रिया करने का इसका रिएक्टिविटी का ये सीरीज है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों अम्ल से अभिक्रिया का। क्या करते हैं बच्चों, अम्ल से अभिक्रिया का। बच्चों अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है ना। ये क्या करती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, लवण
देती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो अभिक्रिया धातु और अम्ल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसमें कुछ कंडीशन है कि नहीं है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ, है ना, धातु का रिएक्शन अभिक्रिया किस तरह होता है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभिक्रिया कर, अच्छा, जब भी धातु जो है तनु यानी कौन HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, साल्ट को लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आयरन, जिंक है, मैग्नीशियम है कि HCl से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलने की तीव्रता बढ़ जाती है ना। जैसे जैसे डालेंगे क्या करेगा, तीव्रता बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा, है ना, उस तरह से। तो देखो Mg मैग्नीशियम को HCl से कराएंगे तो ये क्लोराइड में लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। मैग्नीशियम H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा। जिंक, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आयरन HCl से अभिक्रिया करके FeCl फेरस क्लोराइड और H2 बनाता है। कॉपर और HCl कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो मैंगनीज की बात करते हैं, मैग्नीशियम के अतिरिक्त अन्य धातु तनु नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त नहीं करती है। के अलावा सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम ही नाइट्रिक अम्ल से, तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके, है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखो Mg प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल क्या बनाया, MgNO3 होल 2 प्लस H2, है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया। मैंगनीज नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैंगनीज नाइट्राइड और हाइड्रोजन गैस बनाया। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक, क्यों कि नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे जैसे हुआ, ठीक है। तो बच्चों आज फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज यहीं तक हम लोग रहते हैं, फिर